इसमें नोट करके लिखिएगा, कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ। पहला है in series connection current remains same and voltage divides. In series connection current remains same and voltage divides. दूसरा लिखिए in parallel connection voltage remains same and current divides. In parallel connection voltage remains same and current divides. Third लिखिए R is directly proportional to L, semicolon R is directly proportional to 1 upon A. It implies that R is equal to rho L upon A. तो रो के लिए लिखिएगा रेसिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। रो होता है रेसिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। इट इज द property of a material and it does not depend on length or area of cross section of the wire। ये लेंथ या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इनमें से किसी पर भी डिपेंड नहीं करता। उसके अलावा क्या है कि ये रेसिस्टिविटी हो गई। तो अगर मान लीजिए कभी भी हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें वो ये कहें कि कोई एक मटेरियल है या कोई एक वायर है, उसका रेसिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो ये तो ट्रू है, रेसिस्टेंस चेंज हो सकता है। अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर लेंथ कम करेंगे तो रेसिस्टेंस भी कम होगा, क्योंकि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ये होता है। उसके अलावा अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाऊंगा तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटाऊंगा तो रेसिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेसिस्टेंस तो घटता और बढ़ता रहता है, लेकिन रेसिस्टिविटी जो है वो हमेशा फिक्स रहती है। अगर एक कॉपर का वायर दे रखा है और दूसरा भी कॉपर का वायर दे रखा है, एक कॉपर का वायर 1 किलोमीटर लंबा है, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, और एक कॉपर का वायर जो है वो मात्र 1 सेंटीमीटर का है, ठीक। तो अगर दोनों वायर्स जो है इतना डिफरेंस है उनकी लेंथ में, तो भी रेसिस्टिविटी पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बना हुआ तो कॉपर का है ना, तो उसकी रेसिस्टिविटी सेम रहेगी। रेसिस्टिविटी चेंज तभी होगी जब उसका मटेरियल चेंज कर दिया जाएगा, कि एक कॉपर का वायर है, दूसरा पता चला एल्यूमिनियम का कर दिया या आयरन का कर दिया, तो तभी रेसिस्टिविटी चेंज होगी, नहीं तो रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, वो रहेगी फिक्स। अच्छा, इसके अलावा कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले इसके ऐसे हैं जो शुरुआत में हमने देखे थे, लेकिन उसके बाद हम सीरीज़ और पैरेलल पर ही अगर फोकस करते रहेंगे तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो दिमाग से निकल जाती हैं। जैसे सबसे पहला फार्मूला हमने करंट को की जो डेफिनेशन देखी थी वो थी कि इट इज़ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो आई का फार्मूला लिखिए, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। करंट आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यहाँ पर जो ये क्यू है ये होता है चार्ज, इसकी यूनिट होती है कूलम्स।
ठीक है, टी होता है टाइम, इसकी ऐसा यूनिट सेकेंड्स। ये करंट का बेसिक फॉर्मूला है। उसके अलावा एक फॉर्मूला नोट करेंगे वोल्टेज का, वोल्टेज और पोटेंशियल, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। तो वोल्टेज का एक फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन और ये चार्ज। वर्क डन की ऐसा यूनिट ब्रैकेट में लिख रहा हूँ जूल, और चार्ज इसकी ऐसा यूनिट हमें पता ही है कूलम होती है। तो ये बेसिक फार्मूला है वर्क डन अपॉन चार्ज। ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। दूसरा हमें बाई ओम्स लॉ पता ही है, इसी में लिख रहा हूँ मैं, बाई ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, V इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ये कुछ फॉर्मूले हैं इसके। उसके बाद सातवां फॉर्मूला लिखेंगे आप पावर का, पावर P इज इक्वल टू, चार फॉर्मूले होते हैं इसके। एक फॉर्मूला आप पावर का लिखेंगे वर्क डन पर यूनिट टाइम, W अपॉन T। W अपॉन T। पावर का दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे वी आई, हाँ सेकंड में रहेगा हमेशा, ठीक है, जब तक मैं आपको ये कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात ना करूँ। तीसरा होता है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। चौथा होता है P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, चार फॉर्मूले पावर के ये हुए। आठवां पॉइंट लिखें आप, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिख लीजिए उनकी, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी या कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये होती है KWH। KWH, KW का मतलब किलोवाट, किलोवाट, और ये जो H है, इस H का मतलब होता है आवर्स, किलोवाट आवर्स। अब इसमें हमें ये देखना होता है, जैसे कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की हम बात करें तो जैसे पावर का एक फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, तो वर्क डन हो या एनर्जी हो, दोनों की यूनिट जूल होती है। तो आप इसको एनर्जी अपॉन टाइम टेकन भी लिख सकते हैं। यहीं पर लिखेंगे P इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू T, वेयर P यानी कि पावर, इट शुड बी इन किलोवाट एंड द टाइम टेकन शुड बी इन आवर्स। तो पावर होनी चाहिए किलोवाट में और टाइम होना चाहिए आवर्स में। दूसरा लिखें 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर लिखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर आप लिखेंगे कि सपोज a refrigerator, suppose a refrigerator consumes 3 units of electricity every day, that is it consumes 3 kilowatt hour of energy every day। ठीक है, तो कॉमन लैंग्वेज में हम बोल देते हैं कि कोई भी रेफ्रिजरेटर अगर मान लीजिए दिन की 3 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो ये हम कॉमन लैंग्वेज में बोल देते हैं उस 3 यूनिट का मतलब होता है 3 किलोवाट आवर। ठीक है,
ये कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। उसके बाद इसमें एक और टॉपिक है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी या हीट प्रोड्यूस्ड या हीट कंज्यूम, तो हीट का जो भी फॉर्मूला है वो भी यही होगा, पावर इनटू टाइम। पावर इनटू टाइम, हीट का भी यही फॉर्मूला होगा। तो पावर को आप कुछ भी ले सकते हैं, वी आई बोल दो या आई स्क्वायर आर बोल दो या वी स्क्वायर अपॉन आर बोल दो या डब्ल्यू अपॉन टी बोल दो, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। और इसकी भी ऐसा यूनिट जो है वो जूल ही होती है, ऐसा यूनिट है जूल्स। हमारी हीट एनर्जी वर्क की इक्वल होती है। हीट एनर्जी हमारी वर्क की इक्वल होती है। वर्क के इक्वल है। तो जो हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी की भी यूनिट जूल, एनर्जी की भी यूनिट जूल, और आपका वर्क डन की भी यूनिट जूल, ये सबकी यूनिट इनकी जूल ही होती है। ये हो गया। और इसके अलावा और इलेक्ट्रिसिटी में और कोई फार्मूला नहीं है, बस यही फार्मूले हैं। अब इनके बेस पर आप लोग ऑल इन वन उठाइए, टुगेदर, या जो भी ओसवाल वगैरह कुछ भी आपको जो उठाना है वो उठाकर और उसमें टिक करते जाओ। सबसे पहले ये देखते चले जाइए, मतलब दो चीज़ें मेंशन कर लेना जो उसके क्वेश्चंस आप देखेंगे, लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस ज़्यादातर इन बुक्स में होते हैं। तो उस पर आप टी एन ऐसे लिखते चले जाओ। टी मतलब थ्योरी, एन मतलब न्यूमेरिकल, ठीक है। और उसके बाद ये सारे एक दिन बैठकर सारी थ्योरी कर डालो। थ्योरी करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपने अगर चैप्टर लर्न कर रखा है तो। कुछ चीज़ें नहीं पता चलेंगी, जैसे हमने उस दिन एक क्वेश्चन देखा था कि भाई अलॉयज़ ही क्यों यूज़ करते हैं। तो हमें तो ये पता था कि उनकी, बिल्कुल सही, हमें तो ये पता था कि उसकी रेसिस्टिविटी हाई होती है, लेकिन इन बुक्स को करने का एक फ़ायदा और हो जाता है, इससे हमें ये पता चल जाता है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाता है। जैसे उस दिन हमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिला कि अलॉयज़ की रेसिस्टिविटी तो ज़्यादा होती है, साथ ही उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, तो वो पिघलते नहीं हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी उनको प्रोवाइड भी कराते हैं तो वो पिघलते नहीं हैं, क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो इसी तरीके से आप इनके थ्योरी वाले क्वेश्चन जब देखते जाओगे जल्दी हो जाएंगे वो। फिर न्यूमेरिकल्स वाले, और पिछले 10 साल के अगर आपने न्यूमेरिकल्स कर लिए तो फिर आप समझ लेना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ इसी टाइप के पिछले 10 सालों से आ रहे हैं, तो इसी टाइप का कोई न्यूमेरिकल आ रहा है। अब जरा देखिएगा, मैं इसमें देखता हूँ। क्वेश्चन है, और ये किसी ईयर में नहीं आया, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है और इन्होंने नोट कीजिएगा। फॉर्मूले यही हैं इस चैप्टर में, और इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है। कोई याद आए आपको तो बताइए, वैसे नहीं है कुछ भी। मैंने सीरीज पैरेलल वाले नहीं लिखवाए क्योंकि वो हम पहले लिख चुके हैं, वो आपको पता ही है। 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 ऐसे। क्वेश्चन नोट कीजिए। इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, 2 रेसिस्टर्स ऑफ in an electrical circuit, 2 resistors of 2 ohm and 4 ohm are connected in series. Two ohm and 4 ohm are connected in series to a 6-volt battery. To a 6-volt battery. Full stop. Find the heat dissipated by the 4 ohm resistor
Find the heat dissipated by the 4 ohm resistor in 5 seconds. तो इसमें सिर्फ ये नहीं होगा कि आपके पास रेसिस्टेंस दे रखा है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये एक सीरीज का कनेक्शन भी आपको उसमें जोड़ना पड़े या पैरेलली भी रेसिस्टेंसेस को जोड़ना पड़े। अब आप ये देखिए, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट 2 रेसिस्टर्स ऑफ 2 ओम एंड 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो 2 रेसिस्टेंसेस हैं, एक 2 ओम का है और एक 4 ओम का है, दोनों को जो है सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाता है। तो हम ये कहेंगे ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 4 ओम, 2 ओम एंड 4 ओम, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ 6 वोल्ट बैटरी। तो इसको एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, कनेक्टेड इन सीरीज टू अ 6 वोल्ट बैटरी। फाइंड द हीट डिसिपेटेड बाय द 4 ओम रेसिस्टर। मुझे इसकी बात करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये वाले रेसिस्टेंस को R1 बोल दिया, ये वाले रेसिस्टेंस को R2 बोल दिया। तो मुझे ये जानना जरूरी है कि पूरा का पूरा जो सर्किट है उसमें करंट कितना है। तो जब दोनों के दोनों रेसिस्टेंसेस सीरीज में दे रखे हैं, तो जब दोनों रेसिस्टेंसेस मेरे पास सीरीज में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए दोनों को ऐड करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो हम ये कहेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ये क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो R इज इक्वल टू 2 प्लस 4, यानी कि 6 ओम हो गया। देयरफॉर करंट इन द सर्किट, अब ये जो 6 ओम आया है ये पूरे के पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस आ गया। पूरे सर्किट में वोल्टेज कितनी लगी हुई है, 6 वोल्ट, ठीक है। तो पूरे सर्किट का वोल्टेज है, पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस है हमारे पास, तो पूरे सर्किट का करंट आ जाएगा बाय ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू V अपॉन R। I इज इक्वल टू V अपॉन R। V कितना है 6 और R कितना है 6, 6 से 6 कट गया, तो ये हो गया 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। तो भाई यहाँ से 1 एम्पियर का करंट निकल रहा है, ठीक है। करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, इसमें भी 1 एम्पियर जाएगा और इसमें भी 1 एम्पियर जाएगा, दोनों ही रेसिस्टेंसेस में बराबर बराबर जाएगा करंट, क्योंकि इन सीरीज करंट रिमेन सेम बट वोल्टेज डिवाइड्स। तो दोनों का वोल्टेज अलग अलग हो सकता है लेकिन करंट सेम रहेगा। हीट डिसिपेटेड हो, हीट कंज्यूम्ड हो या हीट प्रोड्यूस्ड हो, एक ही बात है। डिसिपेटेड का मतलब ये होता है खर्च हो जाना। तो यहाँ पर हम जब ये कहेंगे फाइंड द हीट डिसिपेटेड बाय द 4 ओम रेसिस्टर इन 5 सेकंड्स, तो हीट डिसिपेटेड by 4 ohm, heat dissipated by 4 ohm resistor I स्क्वायर आर टी। क्यों ले रहे हैं, I की वैल्यू है हमारे पास, R हमें पता है 4 ओम वाला है, तो R को 4 ही लेना है यहाँ पर, और टाइम दे रखा है 5 सेकंड। तो टाइम ऐसा यूनिट 5 उसकी सेकंड ही होती है, तो सेकंड में ही रखना है। तो I कितना है 1, 1 का स्क्वायर, रेसिस्टेंस कितना है 4 ओम और टाइम कितना है 5, तो 4 5 जा 20 जूल। ये इसका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन नोट करें, सीबीएसई में 2016 में आया है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन the potential difference between two terminals of an electric iron is 220 volt. Of an electric iron is 220 volt.
full stop. The current flowing through its element is 5 ampere. The current flowing through its element is 5 ampere, comma, calculate the resistance and wattage of the electric iron. Calculate the resistance and wattage of the electric iron. वॉट जो है वो पावर की यूनिट होती है, वो वॉटेज पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो आपसे पावर पूछ रहे हैं उसकी। जैसे वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाता है, तो इसी तरह से वॉटेज मतलब पावर पूछी जा रही है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज 220 वोल्ट। तो वी कितना दे रखा है? 220 वोल्ट। पहली चीज तो ये। द करंट फ्लोइंग थ्रू इट्स एलिमेंट इज 5 एम्पियर। तो करंट दे दिया 5 एम्पियर। एक तो रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं और एक वोल्टेज पूछ रहे हैं, तो दोनों ही चीज़ें बिल्कुल आसान है भाई। रेजिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा? बाई ओम्स लॉ निकल जाएगा। R इज इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन I। तो 220 अपॉन 5 कितना हो गया? 44। ये तो हो गया 44 ओम। और दूसरा पूछ रहे हैं वोल्टेज। वोल्टेज मतलब P VI वाट। अगला क्वेश्चन है, ये 2018 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। पहला है राइट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। राइट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। सेकंड है टू लैंप्स, वन रेटेड 100 वाट, वन रेटेड 100 वाट, comma 220 volt, comma 220 volt, and the other 60 watt, comma 220 volt are connected in parallel. Are connected in parallel to electric main supply. To electric main supply. To electric main supply. Full stop. Find the current drawn by two bulbs. Find the current drawn by find the current drawn by two bulbs from the line.
and the current drawn by two bulbs from the line, comma, if the supply voltage is 220 volt, comma, if the supply voltage is 220 volt. अब देखिएगा जो इसका फर्स्ट है राइट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग मैंने आपको नोट्स में भी दे रखा है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये कहता है कि उसको 3 पार्ट्स में आप 3 स्टेप्स में बताएंगे कि हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एंड हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। सर इसके वजह से वीआईटी यूज कर सकते हैं। वीआईटी यूज करा जा सकता है, लेकिन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये है, तो उसमें आई स्क्वायर आर और टी ही दिखाना है, ठीक है। तो ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि हीट अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। थर्ड पॉइंट हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम कंज्यूम्ड, ठीक है। तो ये आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में हो जाएगा। बट सेकंड देखिएगा, सेकंड में ये बोल रहे हैं कि 2 लैंप्स, वन रेटेड 100 वाट, 220 वोल्ट and the other 60 watt, 220 volt are connected in parallel to electric main supply, ठीक है, are connected in parallel to electric main supply। तो इनको जो है दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करा जाता है। तो 220 वोल्ट और 220 वोल्ट अगर वो ना भी बोलते तो तब भी हम ये कहते हैं कि हाँ दोनों को पैरेलल में ही कनेक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों के बराबर में वोल्टेज सेम लिखी हुई है। आप देखिए यहाँ पर भी 220 वोल्ट और यहाँ पर भी 220 वोल्ट। तो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था इन पैरेलल वोल्टेज रिमेन सेम, तो इसका मतलब इन दोनों का कनेक्शन जो है वो पैरेलल में ही करना पड़ेगा। अभी बता सर दोनों की एक साथ निकाले और अलग निकालनी है। वो क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द करंट ड्रॉन बाय टू बल्ब्स फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। तो वोल्ट दोनों के दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसका करंट अलग होगा, इसका करंट अलग होगा, तो दोनों के अलग अलग होंगे करंट। आंसर क्या है? आंसर पहले क्या है? आंसर आ रहे हैं 0.45 और 0.27। सर आ गया। तो एक तो हो गया 100 वॉट, ये दे रखा है 100 वॉट दे रखा है और 220 वोल्ट पर ये ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही नीचे वाला दे रखा है 60 वॉट और ये भी 220 वोल्ट पर ऑपरेट हो रहा है। दोनों को एक्सटर्नली 220 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है। दूसरा 3 लग रहा है 8 अच्छा, जैसे हमें यहाँ पर इन्होंने इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस मेरे को पावर दे दिया, रेसिस्टेंस तो नहीं दिया ना इसका। भाई अगर मैं किसी भी उसकी बात करता हूँ, बल्ब की बात करता हूँ या किसी और डिवाइस की बात करता हूँ, तो उसमें कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है। उसका रेसिस्टेंस ना देकर पावर दे रखी है, तो इसकी पावर 100 वॉट है और इसका वोल्टेज 220 वोल्ट है, तो मैं करंट तो ऐसे ही निकाल सकता हूँ, ठीक है। P इज इक्वल टू वी आई करके। तो आप ये देखिएगा कि इसमें जाने वाला करंट इसको I1 बोल दो, इसमें जाने वाले करंट को I2 बोल दो, तो I1 क्या हो जाएगा, इसकी पावर और इसका वोल्टेज P1/V, भाई P इज इक्वल टू VI होता है, तो P1/V 100/220 आ गया। Eleven zeros are 11 fours are 44, 50 minus 44 is 6, 6 0 60, 11 fives are
2 डेसिमल प्लेस तक कर लेंगे बस 0.45 एम्पियर। ऐसे ही I2 इज इक्वल टू P2 अपॉन V। V क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि पैरेलल है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, नहीं तो P2 अपॉन V2 लिख लेता हूँ। P2 अपॉन V, तो P2 कितना है 60 वाट और वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट। इलेवन जीरो सा जीरो 2.27 अगला क्वेश्चन नोट करिएगा। 3 2 ohm resistors, 2 ohm resistors A, B and C are connected as shown in figure. A, B and C are connected as shown in figure. Full stop. Each of them dissipates energy each of them dissipates energy and can withstand a maximum power of सुधांशु, तुम्हारे एग्जाम्स हो गए खत्म? स्टार्ट हुआ। अभी स्टार्ट हुए? कब तक है? एक तक। अब मंडे को होगा कौन सा? इंग्लिश, फिर हिंदी, चलो इंग्लिश, हिंदी। हिंदी का मैथ्स का कब है? मैथ्स का 27 को है। फिर एक को कौन सा? एक को है AI। बस साइंस का तो शायद कल ही था ना? हाँ, कभी तो याद बैठा है। अरे तुम भी तो प्रेसिडेंट में हो, कैसा हो गया? सही? 3 2 ohm resistors A, B and C are connected as shown in figure. Each of them dissipates energy and can withstand a maximum power of 18 watt without melting. Without melting. Full stop. Find the maximum current that can flow through the 3 resistors. Find the maximum current that can flow through the 3 resistors.
हाँ जी, इन्होंने देखिए ये बोला है कि सर से पूरे सर्किट का निकाले या फिर तीनों का रिजल्ट निकाले? उन्होंने ये बोला 3 2 ओम रेसिस्टर्स ए बी एंड सी आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, है ना। तो 3 रेसिस्टर्स हैं और तीनों की वैल्यू 2 ओम्स 2 ओम्स 2 ओम्स है। Each of them dissipates energy and can withstand maximum power of 18 watt without melting। तो हर एक जो है वो कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च होती है उसमें, और हर एक जो है वो 18 वाट की पावर, मैक्सिमम 18 वाट की पावर वो विदस्टैंड कर सकता है विदाउट मेल्टिंग, पिघलता नहीं है। फाइंड द मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो थ्रू द 3 रेसिस्टर्स। ये जो तीनों रेसिस्टर्स हैं इनके थ्रू मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो सकता है ये हमको बताना है। तो आप ये देखिएगा कि ये कितनी कितनी वाट का पावर, मतलब इन तीनों की जो पावर है वो 18 वाट है। 18 वाट 18 वाट 18 वाट ये हो गया। हमको बोल रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो थ्रू द 3 रेसिस्टर्स। तो हमारे पास पावर है और रेसिस्टेंस है, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो P इज इक्वल टू अगर मैं आई स्क्वायर आर कर दूँ तो ये हमारे पास 3 एम्पियर 3 एम्पियर 3 एम्पियर ये आ जाएगा। अच्छा, 2010 में आया ही एग्जाम्पलार का क्वेश्चन है। तो आप ये देखिएगा कि जब फॉर पावर P टू बी 18 वाट and resistance 2 ohm। सर इसका आंसर 54 एम्पियर आएगा। 54 तो नहीं, इसका आंसर जो है सर वोल्टेज 6 वोल्ट चाहिए सर, मैं तो ऐसा था। इसका आंसर जो है ना बेटा, इसमें पहले इसका निकालना होगा। अभी बताता हूँ, 54 नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू आपने निकाली। हाँ आया क्या आंसर? P 18 वाट है और रेजिस्टेंस है 2 ओम, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि भाई P हो गया, R हो गया, I निकालना है। इसकी बात कर रहा हूँ पहले, रेजिस्टेंस A की। तो जो करंट I है वो करंट I इस तरह से आ रही है यहाँ पर। तो हमने कहा कि P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R होता है, तो इसका मतलब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, P अपॉन R। तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू 18 अपॉन 2, तो 2 9 सा 18। आई स्क्वायर की वैल्यू अगर 9 हो गई तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 3 एम्पियर। ये आई की वैल्यू आ गई 3 एम्पियर, 3 एम्पियर इसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या है कि जब हम पैरेलल में कनेक्शन कर देते हैं तो उन्होंने यही बोला कि इस बल्ब की वोल्टेज, इस बल्ब की जो मैक्सिमम पावर है वो 18 वाट है। उसने ये कहा कि 18 वाट तक वो पावर झेल सकता है, तब तक वो मेल्ट नहीं होगा, इतनी पावर वो झेल सकता है, मैक्सिमम पावर इतनी है उसकी, ठीक है। तो अब वो पूछ रहे हैं कि आप मैक्सिमम करंट बताइए, मैक्सिमम करंट बताइए। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास कोई बल्ब है या अगर मान लीजिए फैन लगा हुआ है, तो हमने ये कहा कि फ़ैन जो है वो 40 वाट पावर कंज्यूम करता है, तो 40 वाट मैक्सिमम पावर कंज्यूम करता है। अगर वोल्टेज आप उसको कम देंगे ना, अगर वोल्टेज कम देंगे, देखिए फार्मूला ये होता है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो वोल्टेज और पावर ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों न्यूमरेटर में लिखे हुए हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वोल्टेज कम देंगे अगर उसको तो वो पावर कम कंज्यूम करेगा, वो पावर कम कंज्यूम करेगा। वही चीज़ सीधी बात है कि यहाँ पर उन्होंने बोला कि भाई आपको तीनों ही रेसिस्टेंसेस में मैक्सिमम पावर बतानी है, मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर के लिए मैंने कहा अच्छा यहाँ तो सीधा करंट आ ही आ रहा है, तो पूरी पावर ले लो इसकी 18 वाट और रेजिस्टेंस इसका 2 ओम ले लो। तो वो अब इसको पूरी मैक्सिमम पावर को यूज़ करके अगर मैं करंट निकालूंगा तो मेरी करंट भी मैक्सिमम करंट आएगी। तो मैक्सिमम करंट आ गई 3 एम्पियर। सर्किट तो सेम है, सर्किट सेम है, तो ये करंट आई यहाँ तक जाएगी, लेकिन यहाँ जाकर तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ना, इधर I1 और इधर I2। क्यों?
क्योंकि अब ये पैरेलल में कन्वर्ट हो गया सर्किट। तो जब ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और दोनों में आप ये देखेंगे ये एक जैसे ही रेसिस्टेंसेस जुड़े हुए हैं, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, इसकी मैक्सिमम पावर भी 18 वाट, इसकी मैक्सिमम पावर भी 18 वाट। तो इसका मतलब क्या है, ए बी सी, यहाँ पर लिख दीजिए एक्स, एक्स लिख दो, यहाँ पर ये बोलिएगा कि दिस करंट, क्योंकि वो तो बस सीरीज में तो होगा, दिस करंट ऑफ सीरीज में हो 3 जाएगा, एम्पियर सीरीज में कनेक्ट से होगा, gets divided, this current of 3 ampere gets divided at node X। तो ये नोड X पर आकर ये दोनों करंट जो है डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। सिंस रेसिस्टेंसेस, आंसर 3 एम्पियर ही होगा। बताऊँ 3 एम्पियर तो इसका हो गया, इन दोनों का अलग अलग होगा, इनका 1.5 1.5 इक्वली डिवाइड हो जाएंगे ना, क्योंकि इधर भी सेम रेसिस्टेंस है, इधर भी सेम रेसिस्टेंस है। जो टोटल मैक्सिमम होगी वो तो 3 ही होगी ना। क्या मैं ये पूरी लाइन का हाँ, पूछ रहा है फिर सिर्फ एक ही का पूछ उन्होंने रहा वो है? बोला है ना, कहाँ दिया नीचे थ्रू द 3 रेसिस्टर्स, तो तीनों रेसिस्टर में बताने ना अलग अलग। Since resistances are equal, so current will also be divided equally। So current will also be divided equally। तो कितना हो गया करंट? 3 आयाम को बड़ा कर दे। I1 is equal to 3/2 यानी कि 1.5 एम्पीयर। बड़ा कर दे। क्या हुआ, स्कूल था गया आज सबका, नहीं तो या 12-12 बजे तक भी सोते हैं लोग? ऐसे भी है कुछ खतरनाक? आरुष होता है, आरुष अभी उठा है, अभी उठा है? मैसेज कर रहा भाई, सो रहा था। बोल दी, बोल दिया। एक और क्वेश्चन नोट करिए, 2016 में आया है। An electrical bulb is rated 40 watt An electrical bulb is rated 40 watt, 220 volt. Comma 220 volt, full stop. How many bulbs can be connected in parallel? How many bulbs can be connected in parallel with each other across the two wires? With each other across the two wires of 220 volt line. Of 220 volt line, comma, if the maximum allowable current is 6 ampere. Maximum allowable current is 6 ampere. An electrical bulb is rated 40 watt 220 volt। एक इलेक्ट्रिकल बल्ब का रेटिंग में रखा है 40 वाट और 220 वोल्ट, ठीक है।
तो R इज इक्वल टू कैसे निकाला जा सकता है? पावर दे रखा है मेरे को और वोल्टेज दे रखा है, पावर दे रखा है और वोल्टेज दे रखा है। तो P इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला हमने ये भी देखा था, V²/R। मैं रेजिस्टेंस निकालने में इंटरेस्टेड हूँ तो V²/P हो गया, ठीक है। V² मतलब 220 इंटू 220 अपॉन पावर कितना है 40, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 11 जा, 2 1 जा 2, 2 11 जा, 11 इंटू 11 कितना 121, उसके आगे 0 लगा दो, 1210 ओम, ये हो गया। अब इसके बाद वो बोल रहे हैं कि हाउ मेनी बल्ब्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर अक्रॉस द वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन इफ द मैक्सिमम अलाउएबल करंट इज 6 एम्पीयर, ठीक है। तो आप ऐसे इसको बनाकर दिखाएंगे, ऐसा ही क्वेश्चन हमने कल भी देखा था। दो रेसिस्टेंसेस और फिर डॉट 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 ऐसे करके आप नीचे एक रेसिस्टेंस ऐसे दिखा देंगे और ये भी R1, ये भी R1, ये भी R1, सबको R1 बोल दो, और ये 220 वोल्ट की लाइन से कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ से जो करंट डिलीवर हो रहा है वो करंट डिलीवर हो रहा है कितना 6 एम्पीयर। तो मैक्सिमम करंट कितना डिलीवर हो रहा है 6 एम्पीयर करंट डिलीवर हो रहा है। तो पूरे सर्किट का करंट 6 एम्पीयर हो सकता है, पूरे सर्किट का वोल्टेज 220 वोल्ट। तो पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस निकाल सकता हूँ मैं, पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस आ जाएगा सर 33 आंसर 33 रेसिस्टेंस of the entire circuit resistance of the entire circuit is equal to V upon I। V कितना है 220 और I कितना है 6, 2 3 जा 6, ये हो गया 110 upon 3 एम्पियर, सॉरी ओम, ठीक है। अब यहाँ से रेसिस्टेंस निकाल लो, 1 upon R1 प्लस 1 upon R1 प्लस 1 upon R1 प्लस डॉट 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 1 upon R1, और यहाँ पर लिख दीजिए एंड रेसिस्टर्स। एंड रेसिस्टर्स है तो सबका रेसिप्रोकल करके कितने टाइम्स उसको ऐड करेंगे, n टाइम्स ऐड करेंगे। यहाँ पर लिख दीजिए n टाइम्स, कितने बार ऐड करा उसको, n टाइम्स ऐड करा, इज इक्वल टू 1 upon 110 upon 3 इस रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल। और इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 3 upon 110, 110 upon 3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3 upon 110, और 1 upon R1 कितना है, 1 upon R1 है 1210 1। इसको पहले तो ये लिख देंगे, जब 1 upon R1 n टाइम्स ऐड हो रहा है तो n into 1 upon R1 हो गया इज इक्वल टू 3 upon 110। तो n into 1 upon R1 कितना है 1210, 3 upon 110, 11 10 जा 11, 11 जा 121 और एक जीरो से एक जीरो कट गया, 11 इधर आ गया, तो n की वैल्यू आ गई 33 बल्ब्स, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और दूसरी क्लास जो है बैच ए जो है वो अपने टाइम पर ही है 3:30 बजे। किसी को ट्राइंगल्स का रिवीजन करना हो तो आ जाना। मैंने अभी तक ट्राइंगल्स में सारी जो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है अभी वो लिखवाए हैं, और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ पीपीटी इसका प्रूफ करवाया है। आज क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन सारे CBSE वाले ही करेंगे, ठीक है। चलिए जी, ओके।